स्मजागोल का वश में होना। सैम गैमजी ने कहा, ठीक है मास्टर, हम मुश्किल में हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। वह निराश होकर फ्रोडो के बगल में कंधे झुकाए खड़ा था और सिकुड़ी हुई आंखों से अंधेरे में झांक रहा था। जहां तक वे बता सकते थे, कंपनी से भागे हुए उन्हें तीसरी शाम हो चुकी थी। उन्होंने उन घंटों की गिनती लगभग खो दी थी जिसके दौरान उन्होंने एमिन की बंजर ढलानों और पत्थरों के बीच चढ़ाई और मेहनत की थी। मूगिल कभी कभी अपने कदम पीछे खींचते क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता था। कभी कभी उन्हें पता चलता कि वे एक चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पर आ गए हैं जहां वे कुछ घंटे पहले थे। फिर भी कुल मिलाकर वे लगातार पूर्व की ओर बढ़ते रहे, जहां तक वे पहाड़ियों की इस अजीबोगरीब मुड़ी हुई गांठ के बाहरी किनारे तक पहुंचने का रास्ता पा सकते थे। लेकिन हमेशा उन्हें इसका बाहरी भाग सीधा, ऊंचा और अगम्य लगता था, जो नीचे के मैदान पर भौहें सिकोड़ता था। इसके उखड़ी हुई किनारों के पीछे गहरे रंग के दलदल थे जहां कुछ भी नहीं हिलता था और यहां तक कि एक पक्षी भी दिखाई नहीं देता था। हॉबिट अब एक ऊंची चट्टान के किनारे पर खड़े थे, नंगी और उदास। उसके पैर धुंध में लिपटे हुए थे और उनके पीछे टूटे हुए ऊंचे इलाके थे जिन पर बहते हुए बादलों का ताज था। पूर्व से ठंडी हवा चल रही थी। उनके सामने आकारहीन भूमि पर रात छा रही थी। उनका बीमार हरा रंग उदास भूरे रंग में बदल रहा था। दूर दाईं ओर एंडुइन, जो दिन के दौरान सूरज की किरणों में चमकता था, अब छाया में छिप गया था। लेकिन उनकी आंखें नदी से आगे नहीं देख रही थीं, वापस गोंडोर, उनके दोस्तों, मनुष्यों की भूमि की ओर। वे दक्षिण और पूर्व की ओर देख रहे थे, जहां आने वाली रात के किनारे पर एक अंधेरी रेखा लटक रही थी, जैसे कि गतिहीन धुएं के दूर के पहाड़। कभी कभी दूर एक छोटी सी लाल चमक धरती और आकाश के किनारे पर ऊपर की ओर झिलमिलाती थी। क्या तय है? सैम ने कहा, यह उन सभी देशों में से एक जगह है जिसके बारे में हमने कभी सुना है और जिसे हम और करीब से नहीं देखना चाहते, और यही एक जगह है जहां हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वह जगह है जहां हम किसी भी तरह नहीं पहुंच सकते। ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से गलत रास्ते पर आ गए हैं। हम नीचे नहीं उतर सकते, और अगर हम उतरे भी तो नीचे उतरो, हम उस सारी हरी भरी जमीन को एक गंदा दलदल पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ओह, क्या तुम उसे सूंघ सकते हो? उसने हवा को सूंघा। हाँ, मैं इसकी गंध महसूस कर सकता हूँ, फ्रोडो ने कहा, लेकिन वो हिलता नहीं था और उसकी आंखें स्थिर रहती थीं। वो अंधेरी रेखा और टिमटिमाती लौ की ओर देखता रहता था। मोडोर, उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। अगर मुझे वहां जाना ही है तो मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊं और समाप्त कर दूं। वह कांप उठा। हवा ठंडी थी और फिर भी ठंडी सड़न की गंध से भरी हुई थी। ठीक है, उसने कहा, आखिरकार अपनी आंखें वापस लेते हुए, हम यहाँ पूरी रात नहीं रुक सकते, चाहे ठीक हो या न हो। हमें एक और अधिक आश्रय वाली जगह ढूंढनी चाहिए और एक बार फिर से डेरा डालना चाहिए, और शायद एक और दिन हमें एक रास्ता दिखाएगा। या फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, सैम ने बड़बड़ाते हुए कहा। या शायद कोई दिन नहीं। हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मुझे आश्चर्य है, फ्रोडो ने कहा। मुझे लगता है कि उस छाया में जाना ही मेरा भाग्य है, ताकि कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन क्या अच्छाई या बुराई मुझे ये रास्ता दिखा पाएगी? हमारी उम्मीद सिर्फ गति में थी। देरी दुश्मन के हाथों में खेलती है और मैं यहाँ हूँ, देरी। क्या ये डार्क टॉवर की इच्छा है जो हमें चलाती है? मेरे सभी विकल्प गलत साबित हुए हैं। मुझे कंपनी को बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था और उत्तर से, नदी के पूर्व और एमिन मुल से नीचे आना चाहिए था, और इस तरह युद्ध के मैदान के कठिन रास्ते से मोडोर के दर्रे तक जाना चाहिए था। लेकिन अब तुम्हारे और मेरे लिए अकेले वापस जाने का रास्ता खोजना संभव नहीं है, और ओर्क्स पूर्वी तट पर घूम रहे हैं। हर बीतता दिन एक कीमती दिन खो गया है। मैं थक गया हूँ, सैम। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। हमारे पास क्या खाना बचा है? केवल वे, आप उन्हें क्या कहते हैं, लेम्बा मी? फ्रोडो, काफी मात्रा में, लेकिन वे एक लंबे निवाले से भी बेहतर हैं। हालांकि जब मैंने पहली बार उन्हें खाया तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी बदलाव की इच्छा रखूंगा। लेकिन अब मैं सोचता हूँ, थोड़ी सादी रोटी,
और एक मग, हाँ, आधा मग बियर ठीक रहेगा। मैं अपने खाना पकाने के सामान को पिछले शिविर से लेकर आया हूँ, और इसका क्या उपयोग हुआ है? आग जलाने के लिए कुछ नहीं, और पकाने के लिए कुछ नहीं, घास भी नहीं। वे मुड़े और एक पथरीले गड्ढे में चले गए। पश्चिम की ओर बढ़ता सूरज बादलों में फंस गया और रात जल्दी ही आ गई। वे ठंड से बचने के लिए जितना हो सका सो गए, मुड़ मुड़कर मौसम से क्षतिग्रस्त चट्टानों के बड़े बड़े दांतेदार शिखरों के बीच एक कोने में। कम से कम वे पूर्वी हवा से सुरक्षित थे। क्या तुमने उन्हें फिर देखा, मिस्टर फ्रोडो? सैम ने पूछा, जब वे सुबह की ठंडी धुंध में अकड़कर और ठिठुरते हुए लेम्बा के वेफर्स चबाते हुए बैठे थे। नहीं, फ्रोडो ने कहा, मैंने 2 रातों से कुछ भी नहीं सुना और कुछ भी नहीं देखा। अब नहीं मैं, सैम ने कहा। ग्रर, उन आंखों ने मुझे एक मोड़ दिया। लेकिन शायद हमने आखिरकार उससे छुटकारा पा लिया है, वह दुखी बदमाश। गोलम, अगर कभी मेरा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा तो मैं उसके गले में गोलम मार दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रोडो ने कहा। मुझे नहीं पता कि वो हमारा पीछा कैसे कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि वो हमें फिर से खो चुका हो, जैसा कि आप कह रहे हैं। इस सूखी, सुनसान जमीन पर हम न तो बहुत ज्यादा पैरों के निशान छोड़ सकते हैं, न ही बहुत ज्यादा खुशबू, यहाँ तक कि उसकी सूंघने वाली नाक के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि यही तरीका है, सैम ने कहा। काश हम उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते। मैं भी यही चाहता हूँ, फ्रोडो ने कहा, लेकिन वो मेरी मुख्य परेशानी नहीं है। काश हम इन पहाड़ियों से दूर निकल पाते। मुझे उनसे नफरत है। मैं पूर्व की ओर पूरी तरह से नंगा महसूस करता हूँ। यह मेरे और उस छाया के बीच मृत समतल भूमि के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें एक आंख है। चलो, हमें आज किसी तरह नीचे उतरना ही होगा। लेकिन वह दिन बीतता गया, और जब दोपहर ढलकर शाम हो गई तो वे अभी भी पहाड़ी पर रेंग रहे थे और भागने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए थे। कभी कभी उस बंजर देश की खामोशी में उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने पीछे कोई हल्की सी आवाज़ सुनी है, कोई पत्थर गिर रहा है या चट्टान पर पैरों के फड़फड़ाने की आवाज़। लेकिन अगर वे रुककर खड़े होकर सुनते तो उन्हें कुछ और सुनाई नहीं देता, सिर्फ हवा की आवाज़ पत्थरों के किनारों पर से गुजरती हुई। फिर भी वह भी उन्हें तीखे दांतों से धीरे धीरे निकलती सांस की याद दिलाती। उस दिन भर एमिनमुल की बाहरी रिज धीरे धीरे उत्तर की ओर झुकती रही, क्योंकि वे संघर्ष करते रहे। इसके किनारे पर अब एक चौड़ी, उखड़ी हुई चट्टान फैली हुई थी, जो बीच बीच में खाई जैसी खाइयों से कटी हुई थी, जो चट्टान के चेहरे पर गहरी खाइयों तक नीचे की ओर ढलानदार थी। इन दरारों में रास्ता खोजने के लिए, जो गहरी और अधिक लगातार होती जा रही थीं, फ्रोडो और सैम किनारे से काफी दूर अपने बाएं ओर चले गए, और उन्होंने यह नहीं देखा कि कई मील तक वे धीरे धीरे लेकिन लगातार नीचे की ओर जा रहे थे। चट्टान की चोटी निचले इलाकों के स्तर की ओर डूब रही थी। अंत में वे रुक गए। रिज उत्तर की ओर एक तीव्र मोड़ लेती है और एक गहरी खाई से कट जाती है। आगे की ओर यह फिर से ऊपर उठती है। एक ही छलांग में कई फैदम एक बड़ी ग्रे चट्टान उनके सामने उभरी, जो चाकू के वार से कटी हुई थी। वे आगे नहीं जा सकते थे, और अब उन्हें पश्चिम या पूर्व की ओर मुड़ना होगा। लेकिन पश्चिम उन्हें और अधिक श्रम और देरी में ले जाएगा, पहाड़ियों के दिल की ओर वापस। पूर्व उन्हें बाहरी खाई तक ले जाएगा। सैम, फ्रोडो ने कहा, इस खाई में नीचे उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलो देखते हैं कि यह कहाँ जाता है। सैम ने कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यह बहुत बुरी गिरावट होगी। दरार जितनी लंबी और गहरी लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा लंबी थी। नीचे कुछ दूर जाने पर उन्हें कुछ टेढ़े मेढ़े और छोटे पेड़ मिले, जिन्हें उन्होंने कई दिनों बाद पहली बार देखा था। ज्यादातर मुड़े हुए बच के पेड़ थे, और कहीं कहीं एक देवदार का पेड़ भी था। कई पेड़ मर चुके थे और दुबले पतले थे, जिन्हें पूर्वी हवाओं ने जड़ से काट लिया था। कभी कभी हल्के दिनों में खड्ड में एक अच्छी खासी झाड़ी होती होगी, लेकिन अब लगभग 50 गज की दूरी पर पेड़ खत्म हो गए थे। हालांकि पुराने टूटे हुए तने लगभग चट्टान के किनारे तक फैले हुए थे। खड्ड का तल, जो एक चट्टान के किनारे पर था, टूटे हुए पत्थरों से भरा हुआ था और नीचे की ओर ढलानदार था।
जब वे आखिरकार इसके अंत में पहुंचे तो फ्रोडो झुका और बाहर की ओर झुका। देखो, उसने कहा, हम बहुत नीचे आ गए होंगे वरना चट्टान धंस गई होगी। यहाँ ये पहले से बहुत नीचे है और यह आसान भी लग रहा है। सैम उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और अनिच्छा से किनारे पर झांका। फिर उसने ऊपर की ओर देखा जो उनके बाईं ओर दूर ऊपर उठ रही थी। आसान है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। खैर, मुझे लगता है कि ऊपर जाने की तुलना में नीचे उतरना हमेशा आसान होता है। जो उड़ नहीं सकते वे कूद सकते हैं। फ्रोडो ने कहा, यह अभी भी एक बड़ी छलांग होगी। लगभग। ठीक है, वह एक पल के लिए खड़ा था और अपनी आंखों से इसे माप रहा था। लगभग 18 फैदम, मेरा अनुमान है। इससे अधिक नहीं, और बस इतना ही काफी है। सैम ने कहा, उफ, मुझे ऊंचाई से नीचे देखने से कितनी नफरत है, लेकिन देखना चढ़ने से बेहतर है। फिर भी, फ्रोडो ने कहा, मुझे लगता है कि हम यहाँ चढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी होगी। देखो, चट्टान कुछ मील पहले की तुलना में काफी अलग है। ये खिसक गई है और टूट गई है। बाहरी झरना अब बिल्कुल सीधा नहीं रह गया था, बल्कि थोड़ा बाहर की ओर झुका हुआ था। यह एक विशाल प्राचीर या समुद्री दीवार की तरह लग रहा था जिसकी नींव खिसक गई थी, जिससे इसके सभी रास्ते टेढ़े मेढ़े और अव्यवस्थित हो गए थे, जिससे बड़ी बड़ी दरारें और लंबे तिरछे किनारे बन गए थे जो कुछ जगहों पर सीढ़ियों जितने चौड़े थे। और अगर हम नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें तुरंत कोशिश करनी चाहिए। जल्दी अंधेरा हो रहा है। मुझे लगता है कि तूफान आने वाला है। पूर्व में पहाड़ों का धुआंधार धुंधलापन एक गहरे कालेपन में खो गया था जो पहले से ही लंबी भुजाओं के साथ पश्चिम की ओर फैल रहा था। ऊपर उठती हवा में दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। फ्रोडो ने सूंघकर देखा। हवा में उछलकर उसने संदेह से आसमान की ओर देखा। उसने अपनी बेल्ट को अपने लबादे के बाहर बांधा और उसे कस दिया और अपना हल्का बैग अपनी पीठ पर रख लिया। फिर वह किनारे की ओर बढ़ा। मैं इसे आजमाने जा रहा हूँ, उसने कहा। सैम ने उदास होकर कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ। तुम? फ्रोडो ने कहा, तुमने चढ़ाई के बारे में अपना मन क्यों बदल लिया? मैंने अपना विचार नहीं बदला है, लेकिन यह समझदारी की बात है। सबसे नीचे वाले को रखो क्योंकि उसके फिसलने की सबसे अधिक संभावना है। मैं तुम्हारे ऊपर से नीचे नहीं उतरना चाहता और तुम्हें नीचे नहीं गिराना चाहता। एक ही बार में दो लोगों को मारने का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले कि फ्रोडो उसे रोक पाता, वह बैठ गया, अपने पैरों को किनारे पर घुमाया और मुड़ गया, अपने पैर की उंगलियों से पैर जमाने की कोशिश की। ये संदिग्ध है कि क्या उसने कभी ठंडे खून में कुछ बहादुरी से किया या अधिक मूर्खतापूर्ण। नहीं, नहीं, सैम, तुम बूढ़े गधे हो, फ्रोडो ने कहा। तुम बिना देखे ही इस तरह से आगे बढ़कर खुद को मार डालोगे। वापस आओ। उसने सैम को बगलों में से पकड़ा और उसे फिर से ऊपर खींच लिया। अब थोड़ा रुको और धैर्य रखो, उसने कहा। फिर वह जमीन पर लेट गया, बाहर की ओर झुककर नीचे देख रहा था, लेकिन रोशनी तेजी से फीकी पड़ती दिख रही थी, हालांकि सूरज अभी तक डूबा नहीं था। मुझे लगता है कि हम इसे संभाल सकते हैं, उसने तुरंत कहा। मैं किसी भी हालत में कर सकता हूँ, और तुम भी कर सकते हो, अगर तुम अपना सिर पकड़े रहो और सावधानी से मेरा पीछा करो। सैम ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हो। क्यों? तुम इस रोशनी में नीचे तक नहीं देख सकते। क्या होगा अगर तुम ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां पैर या हाथ रखने की जगह न हो? मुझे लगता है, वापस चढ़ जाओ, फ्रोडो ने कहा। आराम से कहा, सैम ने आपत्ति जताई। बेहतर होगा कि सुबह होने और ज्यादा रोशनी होने तक इंतजार किया जाए। बैकवॉट नहीं, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो नहीं, फ्रोडो ने अचानक अजीब सी उत्तेजना के साथ कहा। बैकवॉट, मुझे हर घंटे, हर मिनट में जलन होती है। मैं इसे आजमाने जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं या फोन ना करूं, तुम मेरे पीछे मत आना। अपनी उंगलियों से चट्टान के किनारे को पकड़ते हुए उसने धीरे से खुद को नीचे उतारा, जब तक कि उसकी बाहें लगभग पूरी तरह से फैल नहीं गईं। उसके पैर की उंगलियों ने एक कगार पाया। एक कदम नीचे, उद्धरण, उसने कहा।
और यह किनारा दाईं ओर चौड़ा हो जाता है। मैं बिना किसी सहारे के वहां खड़ा हो सकता हूँ। मैं, उसके शब्द बीच में ही रुक गए। तेजी से बढ़ता हुआ अंधेरा अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, पूर्व से ऊपर की ओर बढ़ा और आसमान को निगल गया। ठीक ऊपर गरज के साथ एक सूखी दरार थी। पहाड़ियों में जलती हुई बिजली चमक रही थी। फिर एक भयंकर हवा का झोंका आया और उसके साथ, उसकी गर्जना के साथ, एक ऊंची तीखी चीख निकली। हॉबिट्स ने हॉबिटन से भागते समय मारिश में दूर से ऐसी ही चीख सुनी थी, और यहाँ तक कि शायर के जंगलों में भी ये जम गई थी। उनका खून, यहाँ बंजर भूमि में उसका आतंक कहीं अधिक था। उसने उन्हें भय और निराशा के ठंडे ब्लेडों से छेद दिया, जिससे दिल और सांस रुक गई। सैम अपने चेहरे के बल गिर गया। अनजाने में फ्रोडो ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और अपने हाथों को अपने सिर और कानों पर रख लिया। वह लड़खड़ाया, फिसला और एक कराहती हुई चीख के साथ नीचे की ओर सरक गया। सैम ने उसकी बात सुनी और प्रयास करते हुए किनारे की ओर रेंगने लगा। मास्टर, मास्टर, उसने पुकारा। मास्टर, उसने कोई उत्तर नहीं सुना। उसने पाया कि वह पूरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी सांस को इकट्ठा किया और एक बार फिर चिल्लाया, मास्टर। हवा ने उसकी आवाज को उसके गले में वापस फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वह गुजरी, घाटी से गुजरी और पहाड़ियों से दूर चली गई, एक मंद उत्तर देने वाली चीख उसके कानों में आई। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं देख नहीं सकता। फ्रोडो कमजोर आवाज में पुकार रहा था। वह वास्तव में बहुत दूर नहीं था। वह फिसला था, गिरा नहीं था, बल्कि कुछ गज नीचे एक चौड़े चबूतरे पर झटके से खड़ा हो गया था। सौभाग्य से इस बिंदु पर चट्टान का चेहरा काफी पीछे की ओर झुका हुआ था और हवा ने उसे चट्टान से दबा दिया था, इसलिए वह नीचे नहीं गिरा। उसने खुद को थोड़ा स्थिर किया, अपना चेहरा ठंडे पत्थर पर टिकाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन या तो अंधेरा पूरी तरह से छा गया था, या फिर उसकी आंखों ने अपनी रोशनी खो दी थी। उसके चारों ओर सब कुछ काला था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अंधा हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली। वापस आओ, वापस आओ। उसने ऊपर के अंधेरे में सैम की आवाज सुनी। बैकवॉट मैं नहीं कर सकता, उसने कहा। मैं देख नहीं सकता, मुझे कोई पकड़ नहीं मिल रही। मैं अभी हिल नहीं सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, मिस्टर फ्रोडो? मैं क्या कर सकता हूँ? सैम ने चिल्लाते हुए कहा, खतरनाक तरीके से दूर की ओर झुकते हुए। उसका मालिक क्यों नहीं देख पाया? ये निश्चित रूप से धुंधला था, लेकिन इतना भी अंधेरा नहीं था। वह अपने नीचे फ्रोडो को देख सकता था, एक ग्रे रंग का उदास व्यक्ति चट्टान के खिलाफ फैला हुआ था। लेकिन वह किसी भी मदद करने वाले हाथ की पहुंच से बहुत दूर था। फिर से गड़गड़ाहट हुई और फिर बारिश शुरू हो गई। ओलों के साथ मिलकर यह एक चमकदार चादर की तरह चट्टान से टकराती हुई आई, जो बहुत ठंडी थी। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, सैम चिल्लाया, हालांकि वह ये नहीं बता सका कि वह इस तरह से मदद कैसे कर सकता है। नहीं, नहीं, रुको, फ्रोडो ने और भी जोर से आवाज लगाई। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। मैं पहले से ही बेहतर महसूस कर रहा हूँ। रुको, रस्सी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। रस्सी, सैम चिल्लाया, उत्तेजना में अपने आप से बेतहाशा बातें करते हुए और राहत। ठीक है, अगर मैं मूर्खों को चेतावनी देने के लिए एक के अंत में फांसी के लायक नहीं हूँ। तुम कुछ नहीं हो, लेकिन एक मूर्ख हो, सैम गैमजी, यही तो है। गफ्फार मुझसे अक्सर कहा करते थे, यह उनका शब्द था। रस्सी, बकबक बंद करो, फ्रोडो चिल्लाया। अब वह इतना होश में आ गया था कि उसे मज़ा भी आ रहा था और गुस्सा भी। अपने गफर की परवाह मत करो। क्या तुम खुद को ये बताने की कोशिश कर रहे हो? क्या आपकी जेब में रस्सी है? अगर है, तो उसे बाहर निकालो। हाँ, मिस्टर फ्रोडो, मेरे बैग में और सब कुछ है। इसे सैकड़ों मील तक ले जाया गया और मैं तो ये बात भूल ही गया था। तो फिर व्यस्त हो जाओ और अंत तक इंतजार करो। सैम ने जल्दी से अपना बैग खोला और उसमें खोजबीन की। नीचे वास्तव में लुरियन के लोगों द्वारा बनाई गई रेशमी ग्रे रस्सी का एक कुंडल था। उसने अपने मालिक पर एक छोर फेंका। फ्रोडो की आंखों से अंधेरा हट गया, या फिर उसकी दृष्टि वापस आ रही थी।
वह ग्रे लाइन को नीचे लटकते हुए देख सकता था और उसे लगा कि उसमें हल्की चांदी की चमक है। अब जब उसे अंधेरे में अपनी आंखें टिकाने के लिए कोई बिंदु मिल गया था तो उसे कम चक्कर आ रहा था। अपना वजन आगे की ओर झुकाते हुए उसने छोर को अपनी कमर के चारों ओर कस लिया और फिर उसने दोनों हाथों से लाइन को पकड़ लिया। सैम पीछे हट गया और किनारे से 1 या 2 गज की दूरी पर एक स्टंप के सहारे अपने पैरों को टिकाया। आधा खींचा हुआ, आधा भागता हुआ फ्रोडो ऊपर आया और खुद को जमीन पर गिरा लिया। दूर दूर तक गरज और गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं और बारिश अभी भी भारी मात्रा में हो रही थी। हॉबिट्स रेंगते हुए वापस नाले में चले गए, लेकिन उन्हें वहां ज्यादा आश्रय नहीं मिला। पानी की धाराएं नीचे बहने लगी। जल्द ही वे इतनी तेजी से बढ़ गईं कि पत्थरों पर छलकने लगी और धुआं निकलने लगा और चट्टान के ऊपर एक विशाल छत के नालों की तरह बहने लगी। फ्रोडो ने कहा, मुझे तो वहां आधा डूब जाना चाहिए था या फिर पूरी तरह बह जाना चाहिए था। कितनी किस्मत की बात है कि तुम्हारे पास वह रस्सी थी। सैम ने कहा, अगर मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया होता तो मेरी किस्मत अच्छी होती। शायद आपको याद हो कि जब हम रवाना हुए थे तब नावों में रस्सियां लगाई गई थीं, एल्विश देश में। मुझे ये पसंद आया और मैंने अपने बैग में एक कुंडल रख लिया। ऐसा लगता है कि यह सालों पहले की बात है। ये कई ज़रूरतों में मददगार हो सकता है, उसने कहा, हल्दीर या उन लोगों में से कोई। और उसने सही कहा। अफसोस है कि मैंने एक और लंबाई लाने के बारे में नहीं सोचा, फ्रोडो ने कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी और उलझन में कंपनी से निकल गया। काश हमारे पास इतनी होती कि हम नीचे उतरने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते। मुझे आश्चर्य है कि आपकी रस्सी कितनी लंबी है। सैम ने उसे धीरे से झुकाया, अपनी बाहों से नापते हुए। 5, 10, 20, उन्होंने कहा, लगभग 30 सेल्स। ये किसने सोचा होगा? फ्रोडो ने आश्चर्य से कहा। आह, कौन करेगा? सैम ने कहा, बैकवोटेल्स बहुत बढ़िया लोग हैं। ये थोड़ा पतला दिखता है, लेकिन ये सख्त है और हाथ में दूध की तरह मुलायम। पैक भी बहुत कसा हुआ है और हल्के से भी हल्का। वाकई बहुत बढ़िया लोग हैं। 30 सेल्स, फ्रोडो ने विचार करते हुए कहा। मेरा मानना है कि यह पर्याप्त होगा। अगर रात होने से पहले तूफान टल जाता है तो मैं इसे आजमाने जा रहा हूँ। सैम ने कहा, बारिश लगभग थम चुकी है, लेकिन फिर से अंधेरे में कोई जोखिम भरा काम मत करना, मिस्टर फ्रोडो। और मैं अभी भी हवा में उस चीख से उबर नहीं पाया हूँ, अगर आप उबर चुके हैं। ये ब्लैक राइडर की तरह लग रहा था, लेकिन अगर वे उड़ सकते हैं तो हवा में एक सवार। मैं सोच रहा हूँ कि रात खत्म होने तक हमें इस दरार में ही रहना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस किनारे पर अंधेरे देश की आंखों से दलदलों को देखते हुए एक पल भी अधिक समय नहीं बिताऊंगा, फ्रोडो ने कहा। इसके साथ ही वह उठ खड़ा हुआ और फिर से नाले के नीचे चला गया। उसने बाहर देखा। पूर्व में एक बार फिर से साफ आसमान उग रहा था। तूफान के किनारे ऊपर उठ रहे थे, उबड़ खाबड़ और गीले, और मुख्य युद्ध बीत चुका था और एमिन मुइल पर अपने बड़े पंख फैलाए, जिस पर सौरोन का काला विचार कुछ देर तक मदर आता रहा। वहां से वह मुड़ा, ओलों और बिजली से एंडुइन की घाटी को तबाह किया और युद्ध की धमकी के साथ मिनास तिरित पर अपनी छाया डाली। फिर पहाड़ों में उतरते हुए और अपने बड़े बड़े शिखरों को समेटते हुए ये धीरे धीरे गोंडोर और रोहन के किनारों पर लुढ़कता रहा, जब तक कि दूर मैदान पर सवारों ने पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसके काले टावरों को सूरज के पीछे चलते हुए नहीं देखा। लेकिन यहाँ रेगिस्तान और बदबूदार दलदलों के ऊपर शाम का गहरा नीला आसमान एक बार फिर से खुल गया और कुछ पीले तारे दिखाई दिए, जैसे कि अर्धचंद्र के ऊपर छत्र में छोटे छोटे सफ़ेद छेद हों। फ्रोडो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर से देख पाना अच्छा है। क्या तुम्हें पता है, मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि मैंने अपनी दृष्टि खो दी है। बिजली गिरने से या किसी और बुरी वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि ग्रे रस्सी नीचे नहीं आ गई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरह से चमक रही थी। सैम ने कहा, अंधेरे में ये चांदी जैसा दिखता है। मैंने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, हालांकि मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे पहली बार रखने के बाद से कब बाहर निकाला है।
लेकिन अगर आप चढ़ने के लिए इतने ही दृढ़ हैं, मिस्टर फ्रोडो, तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? 30 सेल्स, या कहें लगभग 18 फैदम, ये चट्टान की ऊंचाई के बारे में आपके अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं है। फ्रोडो ने कुछ देर सोचा। इसे उस स्टंप तक जल्दी से ले चलो, सैम, उसने कहा। तो मुझे लगता है कि इस बार तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम पहले जाओगे। मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा और तुम्हें चट्टान से खुद को बचाने के लिए अपने पैरों और हाथों का इस्तेमाल करने से ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। हालांकि अगर तुम अपना वजन कुछ चट्टानों पर डालो और मुझे आराम दो, तो इससे मदद मिलेगी। जब तुम नीचे आओगे तो मैं भी पीछे आऊंगा। अब मैं फिर से पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, सैम ने भारी मन से कहा। अगर ऐसा होना ही है तो चलो इसे पार कर लेते हैं। उसने रस्सी उठाए और उसे किनारे के सबसे नज़दीकी स्टंप पर बांध दिया, फिर दूसरे सिरे को उसने अपनी कमर पर बांध लिया। अनिच्छा से वह मुड़ा और दूसरी बार किनारे पर जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि यह उसकी उम्मीद से आधे से भी कम बुरा हुआ। रस्सी ने उसे आत्मविश्वास दिया, हालांकि जब उसने अपने पैरों के बीच नीचे देखा तो उसने एक से अधिक बार अपनी आंखें बंद कर लीं। एक अजीब जगह थी, जहां एक अजीब सी जगह थी। कोई किनारा नहीं था और दीवार सीधी और थोड़ी सी जगह के लिए कटी हुई थी। वहां वह फिसल गया और चांदी की रेखा पर झूल गया। लेकिन फ्रोडो ने उसे धीरे धीरे और स्थिरता से नीचे उतारा और आखिरकार यह खत्म हो गया। उसका मुख्य डर ये था कि जब तक वह ऊपर था, रस्सी की लंबाई टूट जाएगी, लेकिन फ्रोडो के हाथों में अभी भी एक अच्छी जगह थी। जब सैम नीचे आया और पुकारा, मैं नीचे हूँ, उसकी आवाज़ नीचे से स्पष्ट रूप से आई, लेकिन फ्रोडो उसे नहीं देख सका। उसका ग्रे एल्विन क्लोक गोधूली में पिघल गया था। फ्रोडो को उसका पीछा करने में काफी समय लगा। उसने रस्सी को अपनी कमर के चारों ओर बांध रखा था और वह ऊपर की ओर तेज थी, और उसने उसे छोटा कर दिया था ताकि वह जमीन पर पहुंचने से पहले उसे ऊपर खींच ले। फिर भी वह गिरने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, और उसे इस पतली ग्रे लाइन पर सैम जैसा भरोसा नहीं था। उसने 2 जगहें ढूंढी जहां उसे पूरी तरह से उस पर भरोसा करना था, चिकनी सतह जहां उसकी मजबूत हॉबिट उंगलियां भी पकड़ नहीं सकती थीं और किनारे एक दूसरे से काफी दूर थे। लेकिन आखिरकार वह भी नीचे गिर गया। बैकक्वोट अच्छा, वह चिल्लाया, हमने ये कर दिखाया, हम एमिन मुइल से बच निकले हैं। और अब आगे क्या होगा, मुझे आश्चर्य है। शायद हम जल्द ही फिर से पैरों के नीचे अच्छी कठोर चट्टान के लिए आहें भरेंगे। लेकिन सैम ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चट्टान की ओर देख रहा था। निन्नी हेमर, उसने कहा, नूडल्स, मेरी खूबसूरत रस्सी, वहाँ यह एक स्टंप से बंधा हुआ है और हम नीचे हैं। उसके लिए एक छोटी सी सीढ़ी जितनी अच्छी है, हम जितना हो सके उतना गोलम को खिसकाते हुए निकल सकते हैं। बेहतर होगा कि हम जिस तरफ जा रहे हैं उसे बताने के लिए एक साइनपोस्ट लगा दें। मुझे लगा कि यह थोड़ा आसान लग रहा है। यदि आप किसी ऐसे तरीके के बारे में सोच सकते हैं जिससे हम दोनों रस्सी का उपयोग कर सकते थे और फिर भी इसे हमारे साथ नीचे ला सकते थे, तो आप मुझे निन्नी हेमर या कोई भी बता सकते हैं। फ्रोडो ने कहा, ये दूसरा नाम है जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया है। ऊपर चढ़ो और इसे खोलो और खुद नीचे उतरो, अगर तुम चाहो तो। सैम ने अपना सिर खुजलाया। नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे। क्षमा चाहता हूँ, उसने कहा, लेकिन मुझे इसे छोड़ना पसंद नहीं है, और यह एक सच्चाई है। उसने रस्सी के सिरे को सहलाया और उसे धीरे से हिलाया। एल्फ कंट्री से जो कुछ भी मैं लाया हूँ, उससे अलग होना मुश्किल है। शायद गैलाड्रियल ने भी खुद बनाया हो। गैलाड्रियल, उसने शोकपूर्ण ढंग से सिर हिलाते हुए कहा। उसने ऊपर देखा और रस्सी को एक आखिरी बार खींचा, जैसे कि विदाई दे रहा हो। दोनों हॉबिट्स को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि रस्सी ढीली हो गई। सैम गिर गया और लंबे भूरे रंग के कुंडल चुपचाप उसके ऊपर से नीचे सरक गए। फ्रोडो हंसा। उसने कहा, रस्सी किसने बांधी? यह अच्छी बात है कि यह इतनी देर तक टिकी रही। ये सोचना कि मैंने अपना सारा भार तुम्हारी गांठ पर सौंप दिया था। सैम हंसा नहीं। हो सकता है कि मैं चढ़ाई करने में बहुत अच्छा न हो, मी।
फ्रोडो, उसने घायल स्वर में कहा, लेकिन मैं रस्सी और गांठों के बारे में कुछ जानता हूँ। जैसा कि आप कह सकते हैं, ये परिवार में है। क्यों? मेरे दादाजी और उनके बाद मेरे चाचा एंडी, जो कि गैफर के सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने कई साल टाइफील्ड के पास रस्सी से चलने का कार्यक्रम बनाया था। और मैंने स्टंप पर इतनी तेजी से रस्सी बांधी जितनी कोई भी कर सकता था, चाहे वह शायर में हो या उसके बाहर। फ्रोडो ने कहा, तब रस्सी टूट गई होगी। मुझे लगता है कि चट्टान के किनारे पर घिस गई होगी। सैम ने और भी ज्यादा घायल आवाज में कहा, मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। उसने झुककर सिरों की जांच की। न तो ऐसा हुआ है और न ही ऐसा हुआ है। एक भी रेशा नहीं। तो मुझे डर है कि यह गांठ ही रही होगी, फ्रोडो ने कहा। सैम ने अपना सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। वह सोच समझकर अपनी उंगलियों से रस्सी को आगे बढ़ा रहा था। अपनी मर्जी से करो, मिस्टर फ्रोडो, उसने आखिरकार कहा, लेकिन मुझे लगता है कि रस्सी अपने आप ही खुल गई जब मैंने पुकारा। उसने रस्सी को लपेटा और प्यार से अपने बैग में रख लिया। ये निश्चित रूप से आया, फ्रोडो ने कहा, और यही मुख्य बात है। लेकिन अब हमें अपने अगले कदम के बारे में सोचना होगा। रात जल्द ही हम पर हावी हो जाएगी। सितारे और चांद कितने खूबसूरत हैं। वे दिल को खुश करते हैं, है न? सैम ने ऊपर देखते हुए कहा। वे एल्विश हैं, किसी तरह, और चांद बड़ा हो रहा है। हमने उसे इस बादल भरे मौसम में 1 या 2 रातों से नहीं देखा है। वह काफी रोशनी देने लगा है। हाँ, फ्रोडो ने कहा, लेकिन कुछ दिनों तक उसका पेट नहीं भरेगा। मुझे नहीं लगता कि हम आधे चांद की रोशनी में दलदल की कोशिश करेंगे। रात के पहले साए में वे अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर चल पड़े। कुछ देर बाद सैम ने मुड़कर पीछे देखा कि वे किस रास्ते से जा रहे थे। आओ, नाले का मुंह धुंधली चट्टान में एक काला निशान था। मुझे खुशी है कि हमें रस्सी मिल गई, उसने कहा। हमने उस फुटपैड के लिए एक छोटी सी पहेली रखी है, वैसे भी। वो उन किनारों पर अपने गंदे फड़फड़ाते पैरों की कोशिश कर सकता है। वे चट्टान के किनारों से दूर चले गए, चट्टानों और खुरदरे पत्थरों के बीच, भारी बारिश से गीला और फिसलन भरा। जमीन अभी भी तेजी से नीचे गिर रही थी। वे बहुत दूर नहीं गए थे जब वे एक बड़ी दरार पर पहुंचे जो अचानक उनके पैरों के सामने काली हो गई। ये चौड़ी नहीं थी, लेकिन धुंधली रोशनी में कूदने के लिए बहुत चौड़ी थी। उन्हें लगा कि वे इसकी गहराई में पानी की कलकल सुन सकते हैं। यह उनके बाईं ओर उत्तर की ओर मुड़ गई, पहाड़ियों की ओर। और इस तरह उस दिशा में उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया, कम से कम जब तक अंधेरा रहा। सैम ने कहा, मुझे लगता है कि हमें चट्टान की रेखा के साथ दक्षिण की ओर वापस जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें वहाँ कोई कोना या कोई गुफा या कुछ और मिल सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, फ्रोडो ने कहा। मैं थक गया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात पत्थरों के बीच ज्यादा देर तक रेंग सकता हूँ, हालांकि मुझे देरी से चिढ़ है। मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने एक साफ रास्ता हो, मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक मेरे पैर जवाब न दे दें। उन्हें एमिन मुइल के टूटे हुए पैरों के नीचे चलना आसान नहीं लगा। न ही सैम को शरण लेने के लिए कोई कोना या खोखलापन मिला, केवल नंगी पथरीली ढलानें, जो चट्टान से घिरी हुई थीं, जो अब फिर से ऊपर उठ गईं, और जैसे जैसे वे वापस जा रहे थे, और भी ऊंची और खड़ी हो गईं। अंत में, थके हुए, उन्होंने खुद को चट्टान के पैर के पास पड़ी एक चट्टान के नीचे जमीन पर गिरा दिया। कुछ समय के लिए वे ठंडी पथरीली रात में एक साथ शोक में डूबे बैठे रहे, जबकि नींद उन पर धीरे धीरे हावी हो रही थी, भले ही वे इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। चांद अब ऊपर और साफ दिखाई दे रहा था। इसकी पतली सफेद रोशनी चट्टानों के चेहरे को रोशन कर रही थी और चट्टान की ठंडी भौहें सिकोड़ रही दीवारों को भिगो रही थी, जिससे पूरा फैला हुआ अंधेरा काली छायाओं से भरा एक ठंडा पीला ग्रे रंग में बदल गया। ठीक है, फ्रोडो ने कहा, खड़ी होकर और अपने लबादे को और कसकर अपने चारों ओर लपेटते हुए। तुम थोड़ी देर सो जाओ सैम और मेरा कंबल ले लो। मैं थोड़ी देर के लिए संतरी की तरह ऊपर नीचे चलता रहूंगा। अचानक वह सख्त हो गया, और झुककर उसने सैम की बांह पकड़ ली। वह क्या है? उसने फुसफुसाया।
वहाँ चट्टान पर देखो। सैम ने देखा और अपने दांतों से तेजी से सांस ली। सस, उसने कहा, यही है, ये गोलम है, सांप और अजगर। और सोचिए कि मैंने सोचा था कि हम अपनी चढ़ाई से उसे उलझन में डाल देंगे। उसे देखो, जैसे दीवार पर रेंगती हुई एक गंदी मकड़ी, एक खड़ी चट्टान के नीचे, जो कि चांदनी की रोशनी में एकदम चिकनी और लगभग चिकनी लग रही थी, एक छोटी सी काली आकृति अपने पतले अंगों को फैलाए हुए आगे बढ़ रही थी। शायद उसके मुलायम चिपके हुए हाथ और पैर की उंगलियां ऐसी दरारों और पकड़ों को ढूंढ रही थी जिन्हें कोई हॉबिट कभी देख या इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह चिपचिपे पैड पर रेंग रहा था, जैसे कि कोई बड़ी कीट जाति की चीज। और वह सिर के बल नीचे आ रहा था, जैसे कि वह अपनी तरफ सूंघ रहा हो। बार बार वह अपना सिर धीरे से उठाता, अपनी लंबी पतली गर्दन पर वापस घुमाता, और हॉबिट को दो छोटी पीली चमकती हुई रोशनियां दिखाई देती, उसकी आंखें जो चांद को देखकर एक पल के लिए झपकती और फिर जल्दी से फिर से बंद हो जाती। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमें देख सकता है? सैम ने कहा। फ्रोडो ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता। इन एल्वेन क्लोक को देखना दोस्ताना आंखों के लिए भी मुश्किल है। मैं तुम्हें कुछ कदम की दूरी पर भी छाया में नहीं देख सकता। और मैंने सुना है कि उसे सूरज या चांद पसंद नहीं है। तो फिर वो यहीं क्यों आ रहा है? सैम ने पूछा। चुपचाप, सैम, फ्रोडो ने कहा, शायद वह हमें सूंघ सकता है। और मुझे लगता है कि वह एल्वेस की तरह ही अच्छी तरह सुन सकता है। मुझे लगता है कि उसने अब कुछ सुना है, शायद हमारी आवाज़ें। हमने वहाँ बहुत चिल्लाया, और हम 1 मिनट पहले तक बहुत जोर से बात कर रहे थे। सैम ने कहा, अच्छा, मैं उससे तंग आ चुका हूँ। वह मेरे लिए एक बार से ज्यादा आ चुका है और अगर हो सके तो मैं उससे बात करूँगा। मुझे नहीं लगता कि अब हम उसे चकमा दे पाएंगे। अपने चेहरे पर अच्छी तरह से अपना ग्रे हुड खींचते हुए सैम चुपके से चट्टान की ओर बढ़ गया। सावधान, पीछे से आते हुए फ्रोडो फुसफुसाया। उसे डराओ मत, वह जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। काली रेंगती हुई आकृति अब 3/4 नीचे आ चुकी थी, और शायद चट्टान के पैर से 50 फीट या उससे भी कम ऊपर। एक बड़े पत्थर की छाया में चुपचाप बैठे हॉबिट उसे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी मुश्किल रास्ते पर आ गया है या किसी बात को लेकर परेशान है। वे उसे सूंघते हुए सुन सकते थे, और कभी कभी सांस की एक कर्कश फुफकार भी आती थी जो किसी श्राप की तरह लगती थी। उसने अपना सिर उठाया और उन्हें लगा कि उन्होंने उसे थूकते हुए सुना है। फिर वह फिर से आगे बढ़ गया। अब वे उसकी आवाज़ को चरमराते और सीटी बजाते हुए सुन सकते थे। आह, सस, सावधान मेरे प्यारे, ज्यादा जल्दी, कम गति। हमें अपनी गर्दन को जोखिम में नहीं डालना चाहिए, है न, प्यारे? नहीं, प्यारे गोलम। उसने फिर से अपना सिर उठाया, चांद को देखा और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। हमें इससे नफरत है, उसने कहा फुसफुसाया। ये बहुत ही घिनौना, कँपकँपी वाला प्रकाश है, ये हम पर जासूसी करता है, कीमती, ये हमारी आंखों को चोट पहुंचाता है। वो अब नीचे जा रहा था और उसकी फुफकारें तेज और स्पष्ट हो गईं। कहाँ है, मेरा कीमती, ये हमारा है, ये है, और हम इसे चाहते हैं। चोर, गंदे छोटे चोर, वे मेरे कीमती के साथ कहाँ हैं? उन्हें शाप दो, हम उनसे नफरत करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि उसे पता था कि हम यहाँ हैं, है ना? सैम फुसफुसाया, और उसका कीमती क्या है? क्या उसका मतलब है? हश, फ्रोडो ने सांस ली। वह अब पास आ रहा है, इतना पास की फुसफुसाहट सुनाई दे। दरअसल गोलम अचानक फिर से रुक गया था, और उसका बड़ा सिर उसकी दुबली गर्दन पर इधर उधर झूल रहा था, मानो वह सुन रहा हो। उसकी पीली आंखें आधी खुली हुई थीं। सैम ने खुद को संयमित किया, हालांकि उसकी उंगलियां हिल रही थीं। क्रोध और घृणा से भरी उसकी आंखें उस बेचारे प्राणी पर टिकी हुई थीं, क्योंकि वह अब फिर से हिलना शुरू कर रहा था, अभी भी अपने आप से फुसफुसा रहा था और फुफकार रहा था। अंत में वह जमीन से 1 दर्जन फीट से ज्यादा नहीं ऊपर था, उनके सिर के ठीक ऊपर। उस बिंदु से एक सीधी ढलान थी,
क्योंकि चट्टान थोड़ी कटी हुई थी और यहाँ तक कि गोलम भी किसी तरह की पकड़ नहीं बना पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मुड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि पैरों के बल पर आगे बढ़ सके, जब अचानक एक तीखी सीटी की आवाज के साथ वह गिर गया। ऐसा करते हुए उसने अपने पैरों और हाथों को अपने चारों ओर लपेट लिया, जैसे एक मकड़ी जिसका नीचे उतरने वाला धागा टूट गया हो। सैम एक झटके में अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और 2 छलांगों में अपने और चट्टान के पैर के बीच की जगह को पार कर गया। इससे पहले कि गोलम उठ पाता, वह उसके ऊपर था, लेकिन उसने पाया कि गोलम उससे कहीं ज्यादा है जिसकी उसने उम्मीद की थी, यहाँ तक कि अचानक गिरने के बाद भी वह बेकाबू हो गया। इससे पहले कि सैम उसे पकड़ पाता, उसके लंबे पैर और हाथ उसके चारों ओर लिपटे हुए थे और उसकी बाहों को जकड़ रहे थे, और एक नर्म लेकिन भयानक रूप से मजबूत पकड़ उसे धीरे धीरे कसने वाली डोरियों की तरह जकड़ रही थी। चिपचिपी उंगलियां उसके गले को महसूस कर रही थीं। फिर उसके तीखे दांत उसके कंधे में चुभ गए। वो बस इतना ही कर सका कि अपने कठोर गोल सिर को उस प्राणी के चेहरे पर बगल से मारा। गोलम ने फुफकारा और थूका, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। सैम अगर अकेला होता तो उसके साथ बुरा होता, लेकिन फ्रोडो उछल पड़ा और स्टिंग को म्यान से बाहर निकाला। अपने बाएं हाथ से उसने गोलम के पतले पतले बालों को पीछे खींचा, उसकी लंबी गर्दन को खींचा और उसकी पीली जहरीली आंखों को आसमान की ओर देखने के लिए मजबूर किया। छोड़ो गोलम, उसने कहा, ये स्टिंग है। तुमने इसे पहले भी एक बार देखा है, एक समय था। छोड़ दो, नहीं तो इस बार तुम्हें बुरा लगेगा। मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। गोलम गिर पड़ा और गीली डोरी की तरह ढीला पड़ गया। सैम उठा और अपने कंधे पर उंगली फेरने लगा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, लेकिन वह खुद का बदला नहीं ले सका। उसका दुखी दुश्मन पत्थरों पर गिड़गिड़ाता हुआ पड़ा था। हमें चोट मत पहुंचाओ, उन्हें हमें चोट मत पहुंचाने दो प्यारे। वे हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे, है न, अच्छे छोटे हॉबिट्स। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन वे हम पर बिल्लियों की तरह कूद पड़े, जैसे बेचारे चूहे। वे कूद पड़े प्यारे, और हम बहुत अकेले हैं गोलम। हम उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे, बहुत अच्छे से, अगर वे हमारे साथ अच्छे से पेश आएंगे, है न? हाँ हाँ। खैर, इसके साथ क्या किया जाए? सैम ने कहा। मैं कहता हूँ, इसे बांध दो ताकि यह फिर कभी हमारे पीछे न आ सके। लेकिन इससे हम मर जाएंगे, गोलम ने फुसफुसाते हुए कहा। क्रूर छोटे हॉबिट्स, हमें ठंडी कठोर भूमि में बांध दो और छोड़ दो गोलम। उसके गले में सिसकियां भर आईं। नहीं, फ्रोडो ने कहा, अगर हम उसे मारते हैं तो हमें उसे सीधे मार देना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हालात ऐसे हैं। बेचारा, उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ओह, है न? सैम ने अपना कंधा रगड़ते हुए कहा। वैसे भी उसका यही मतलब था, और वह ऐसा ही करना चाहता है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। हमारी नींद में ही हमारा गला घोंट देना, यही उसकी योजना है। मैं कह सकता हूँ, फ्रोडो ने कहा, लेकिन वह क्या करना चाहता है, यह एक अलग मामला है। वो कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। गोलम चुपचाप लेटा रहा, लेकिन रोना बंद कर दिया। सैम उसके ऊपर गुस्से से खड़ा था। तब फ्रोडो को ऐसा लगा कि उसने बहुत स्पष्ट लेकिन दूर से सुना है। अतीत की आवाजें। ये कितनी दुख की बात है कि बिल्बो ने उस दुष्ट प्राणी को तब नहीं मारा जब उसके पास मौका था। दया ही थी जिसने उसका हाथ रोक दिया। दया, बिना जरूरत के वार न करना। मुझे गोलम पर कोई दया नहीं आती। वह मौत का हकदार है। मौत का हकदार, मैं कह सकता हूँ कि वह है। बहुत से लोग जो जीते हैं वे मौत के हकदार हैं, और कुछ मरते हैं जो जीवन के हकदार हैं। क्या आप उन्हें वह दे सकते हैं? तो न्याय के नाम पर मौत देने के लिए बहुत उत्सुक मत होइए, अपनी सुरक्षा के लिए डरिए। बुद्धिमान भी सभी अंत नहीं देख सकते। बहुत अच्छा, उसने अपनी तलवार नीचे करते हुए ऊंची आवाज में उत्तर दिया। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, और फिर भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं उस जीव को नहीं छूऊंगा, क्योंकि अब जब मैंने उसे देखा है तो मुझे उस पर दया आ रही है।
सैम ने अपने मालिक की तरफ देखा, जो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जो वहां मौजूद नहीं था। गोलम ने अपना सिर उठाया। हाँ, हम कितने दुखी हैं, कितने अनमोल हैं, उसने विलाप किया। दुखी दुख। हॉबिट्स हमें नहीं मारेंगे, अच्छे हॉबिट। नहीं, हम नहीं जाएंगे, फ्रोडो ने कहा। लेकिन हम तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। तुम दुष्टता और शरारत से भरे हो, गोलम। तुम्हें हमारे साथ आना होगा, बस इतना ही, जब तक हम तुम पर नजर रखेंगे। लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम के लायक होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, गोलम ने उठते हुए कहा। अच्छे हॉबिट, हम उनके साथ चलेंगे। अंधेरे में उनके लिए सुरक्षित रास्ते ढूंढेंगे। हाँ, हम करेंगे। और वे इन ठंडी कठोर भूमियों में कहाँ जा रहे हैं? हमें आश्चर्य है। हाँ, हमें आश्चर्य है। उसने उनकी ओर देखा और उसकी पीली झपकती आंखों में एक सेकंड के लिए चालाकी और उत्सुकता की एक हल्की रोशनी चमक उठी। सैम ने उस पर क्रोध से देखा और अपने दांत चूसते हुए कहा, लेकिन उसे लगा कि उसके मालिक के मूड में कुछ अजीब था और मामला बहस से परे था। फिर भी वह फ्रोडो के जवाब से हैरान था। फ्रोडो ने सीधे गोलम की आंखों में देखा जो झेप गई और मुड़ गई। तुम ये जानते हो, या तुम ठीक से अनुमान लगाते हो, स्मजागोल, उसने शांत और सख्त लहजे में कहा। हम निश्चित रूप से मोडोर जा रहे हैं। और तुम वहां का रास्ता जानते हो, मुझे विश्वास है। आह, सस। गोलम ने अपने कानों को हाथों से ढकते हुए कहा, मानो ऐसी स्पष्टवादिता और नामों का खुलकर बोलना उसे चोट पहुंचा रहा हो। हमने अनुमान लगाया, हाँ हमने अनुमान लगाया, उसने फुसफुसाया, और हम नहीं चाहते थे कि वे जाएं, है न? नहीं, प्यारे, अच्छे हॉबिट नहीं। राख राख और धूल और प्यास है, और गड्ढे 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 और ओर्क्स, हजारों ओर्क्स। अच्छे हॉबिट्स को उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए। तो तुम वहां गए हो, फ्रोडो ने जोर देकर कहा। और तुम वापस वहां खींचे जा रहे हो, है न? हाँ हाँ, नहीं, गोल्लम चिल्लाया। एक बार दुर्घटना से ये था, है ना, कीमती? हाँ, दुर्घटना से, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे, नहीं नहीं। फिर अचानक उसकी आवाज़ और भाषा बदल गई, और वह अपने गले में सिसकियां लेने लगा और बोला, लेकिन उनसे नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो, गोल्लम। तुमने मुझे चोट पहुंचाई। ओ मेरे बेचारे हाथ, गोल्लम। मैं वापस नहीं आना चाहता। मैं इसे नहीं ढूंढ सकता। मैं थक गया हूँ। हम इसे नहीं ढूंढ सकते, गोल्लम, गोल्लम, नहीं, कहीं नहीं। वे हमेशा जागते रहते हैं। बौने, मनुष्य, और कल्पित बौने, चमकदार आंखों वाले भयानक कल्पित बौने। मैं इसे नहीं ढूंढ सकता। आखिर वह उठा और अपने लंबे हाथ को एक हड्डीदार मांसहीन गांठ में जकड़ लिया, फिर वह फिर से गिर पड़ा। गोल्लम, गोल्लम, वह अपना चेहरा जमीन पर टिकाकर फुसफुसाया। हमारी तरफ मत देखो, चले जाओ, सो जाओ। वह तुम्हारे आदेश पर न तो जाएगा और न ही सोएगा, स्मजागोल कहा। फ्रोडो, लेकिन अगर तुम सच में उससे फिर से आज़ाद होना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और मुझे डर है कि इसका मतलब है कि हमें उसके पास पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तुम्हें पूरी तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़मीन के दरवाजे से आगे नहीं। गोलम फिर से उठ बैठा और पलकें झपकाकर उसे देखा। वह वहाँ है, वह हंसा। हमेशा वहाँ। ओर्क्स तुम्हें पूरी तरह से ले जाएंगे। नदी के पूर्व में ओर्क्स को ढूंढना आसान है। स्मजागोल से मत पूछो। बेचारा, बेचारा स्मजागोल, वह बहुत पहले चला गया। उन्होंने उसका कीमती सामान ले लिया, और अब वह खो गया है। फ्रोडो ने कहा, यदि आप हमारे साथ चले तो शायद हम उसे फिर से ढूंढ लेंगे। नहीं, नहीं, कभी नहीं। उसने अपना कीमती सामान खो दिया है, गोलम ने कहा। उठो, फ्रोडो ने कहा। गोलम खड़ा हुआ और चट्टान से पीछे हट गया। फ्रोडो ने कहा, अब क्या आप दिन या रात में कोई आसान रास्ता खोज सकते हैं? हम थक गए हैं, लेकिन अगर आप रात को चुनते हैं, तो हम आज रात ही शुरू करेंगे। बड़ी लाइटें हमारी आंखों को चोट पहुंचाती हैं, वे वास्तव में चोट पहुंचाती हैं, गोलम ने शिकायत की। व्हाइट फेस के नीचे नहीं, अभी नहीं।
ये जल्द ही पहाड़ियों के पीछे चला जाएगा। हाँ, पहले थोड़ा आराम करो अच्छे हॉबिट। तो बैठ जाओ, फ्रोडो ने कहा, और हिलना मत। हॉबिट्स उसके बगल में बैठ गए, एक एक करके दोनों तरफ। अपनी पीठ पत्थर की दीवार से टिकाकर अपने पैरों को आराम देते हुए। शब्दों द्वारा किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं थी, वे जानते थे कि उन्हें एक पल भी नहीं सोना चाहिए। धीरे धीरे चांद ढल गया, पहाड़ियों से छायाएं गिरने लगी और उनके सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। ऊपर आसमान में तारे घने और चमकीले हो गए, कोई भी हिलता डुलता नहीं था। गोलम अपने पैरों को ऊपर उठाए, घुटनों को थोड़ी के नीचे, सपाट हाथों और पैरों को जमीन पर फैलाए, अपनी आंखें बंद करके बैठा था, लेकिन वह तनाव में लग रहा था, मानो कुछ सोच रहा हो या सुन रहा हो। फ्रोडो ने सैम की तरफ देखा, उनकी आंखें मिली और वे समझ गए। वे शांत हो गए, अपने सिर पीछे झुका लिए और अपनी आंखें बंद कर ली, या ऐसा लग रहा था। जल्द ही उनकी धीमी सांसों की आवाज सुनी जा सकती थी। गोलम के हाथ थोड़े से हिले, बमुश्किल ही उसका सिर बाईं और दाईं ओर हिला, और पहले एक आंख और फिर दूसरी आंख खुली। हॉबिट्स ने कोई संकेत नहीं दिया। अचानक चौंका देने वाली चपलता और गति के साथ टिड्डे या मेढक की तरह जमीन से सीधे छलांग लगाते हुए गोलम अंधेरे में आगे की ओर बढ़ा, लेकिन यह वही था जिसकी फ्रोडो और सैम ने उम्मीद की थी। सैम उस पर था। इससे पहले कि वह अपनी छलांग से 2 कदम आगे बढ़ता, पीछे से आ रहे फ्रोडो ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे फेंक दिया। तुम्हारी रस्सी फिर से उपयोगी साबित हो सकती है, सैम, उन्होंने कहा। सैम ने रस्सी निकाली। और तुम ठंडी कठोर भूमि पर कहाँ जा रहे थे, मिस्टर गोलम? वह गुर्राया। हमें आश्चर्य है। हाँ, हमें आश्चर्य है। खोजने के लिए। मैं वारंट करता हूँ कि तुम्हारे कुछ औक मित्र हैं। तुम घिनौने विश्वासघाती प्राणी हो। ये रस्सी तुम्हारे गले में ही होनी चाहिए, और एक मजबूत फंदा भी। गोलम चुपचाप लेटा रहा और आगे कोई चाल नहीं चली। उसने सैम को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे एक तीखी, जहरीली नज़र से देखा। फ्रोडो ने कहा, हमें बस उसे पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। हम चाहते हैं कि वह चले, इसलिए उसके पैर या हाथ बांधना बेकार है। ऐसा लगता है कि वह उनका भी उतना ही इस्तेमाल करता है। एक छोर को उसके टखने से बांध दें और दूसरे छोर पर पकड़ बनाए रखें। वह गोलम के ऊपर खड़ा था, जबकि सैम ने गांठ बांधी। परिणाम ने उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। गोलम चीखने लगा, एक पतली, फटने वाली आवाज, सुनने में बहुत भयानक। वह तड़प उठा और अपने मुंह को अपने टखने पर ले जाकर रस्सी को काटने की कोशिश करने लगा। वह चिल्लाता रहा। आखिरकार फ्रोडो को यकीन हो गया कि उसे वाकई दर्द हो रहा है, लेकिन ये गांठ की वजह से नहीं हो सकता था। उसने गांठ की जांच की और पाया कि यह बहुत ज्यादा कसी हुई नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा कसी हुई थी। सैम ने अपने शब्दों से ज्यादा नरमी दिखाई। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने कहा, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बांध दिया जाना चाहिए, लेकिन हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। ये हमें चोट पहुंचाता है, ये हमें चोट पहुंचाता है, गोलम ने फुसफुसाया। ये जम जाता है, ये काटता है। कल्पित बौने इसे घुमाते हैं, उन्हें शाप दो। घिनौने क्रूर हॉबिट, इसलिए हम भागने की कोशिश करते हैं, बेशक ये कीमती है। हमने अनुमान लगाया कि वे क्रूर हॉबिट थे। वे आते हैं। कल्पित बौने, चमकदार आंखों वाले भयंकर कल्पित बौने। इसे हमसे दूर करो, ये हमें दुख पहुंचाता है। नहीं, मैं इसे तुमसे दूर नहीं करूंगा, फ्रोडो ने कहा। तब तक नहीं, वो विचार में एक पल रुका, तब तक नहीं जब तक कि तुम कोई ऐसा वादा न करो जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। हम कसम खाएंगे कि वह जो चाहेगा। हाँ हाँ, गोलम ने कहा, अभी भी अपने टखने को मोड़ते और पकड़ते हुए। इससे हमें दर्द होता है। कसम, फ्रोडो ने कहा। स्मजागोल, गोलम ने अचानक और स्पष्ट रूप से कहा, अपनी आंखें चौड़ी करके और एक अजीब रोशनी से फ्रोडो को घूरते हुए। स्मजागोल प्रीशियस की कसम खाएगा। फ्रोडो ने खुद को ऊपर खींचा और सैम फिर से उसके शब्दों और उसकी कठोर आवाज से चौंक गया। प्रेशियस पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा।
सोचो, एक अंगूठी उन सब पर शासन करेगी और उन्हें अंधकार में बांध देगी। क्या तुम इस बात का वादा करोगे, स्मजागोल? ये तुम्हें थामे रखेगा, लेकिन ये आपसे ज्यादा विश्वासघाती है। यह आपकी बातों को तोड़ मरोड़ सकता है। सावधान। गोलम सहम गया। कीमती पर, उसने दोहराया। और आप क्या शपथ लेंगे? फ्रोडो ने पूछा। बहुत बहुत अच्छा, गोलम ने कहा। फिर फ्रोडो के पैरों के पास रेंगते हुए वो उसके सामने गिड़गिड़ाया, कर्कश स्वर में फुसफुसाते हुए। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, मानो शब्दों ने डर से उसकी हड्डियां हिला दी हों। स्मजागोल कसम खाएगा कि वो उसे कभी नहीं देगा, कभी नहीं, कभी नहीं। स्मजागोल उसे बचाएगा, लेकिन उसे प्रीशियस की कसम खानी होगी। नहीं, उस पर नहीं। फ्रोडो ने उस पर दया भरी निगाह से देखते हुए कहा। तुम बस इसे देखना और छूना चाहते हो, अगर तुम कर सको, हालांकि तुम जानते हो कि यह तुम्हें पागल कर देगा। उस पर नहीं। अगर तुम चाहो तो इसकी कसम खाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि यह कहाँ है। हाँ, तुम जानते हो, स्मजागोल। ये तुम्हारे सामने है। एक पल के लिए सैम को लगा कि उसका मालिक बड़ा हो गया है और गोलम छोटा हो गया है। एक लंबा कठोर साया, एक शक्तिशाली राजा जो अपनी चमक को भूरे बादल में छिपाता है, और उसके पैरों के पास एक छोटा सा रोता हुआ कुत्ता। फिर भी दोनों किसी तरह से समान थे और अजनबी नहीं थे। वे एक दूसरे के दिमाग तक पहुंच सकते थे। गोलम ने खुद को ऊपर उठाया और फ्रोडो को पंजे से मारना शुरू कर दिया। उसके घुटनों पर झुक गया। नीचे, नीचे, फ्रोडो ने कहा। अब अपना वादा पूरा करो। हम वादा करते हैं। हाँ, मैं वादा करता हूँ। गोलम ने कहा। मैं प्रीशियस के मालिक की सेवा करूँगा। अच्छे मालिक, अच्छे स्मजागोल। गोलम, गोलम। अचानक वह रोने लगा और फिर से अपने टखने को काटने लगा। रस्सी हटाओ, सैम, फ्रोडो ने कहा। सैम ने अनिच्छा से आज्ञा का पालन किया। तुरंत गोलम उठ खड़ा हुआ और एक कुदाल की तरह उछलने लगा, जिसे मालिक ने थपथपाया हो। उस क्षण से उसमें एक बदलाव आया, जो कुछ समय तक चला। वो कम फुफकारता और रोता था, और वह अपने साथियों से सीधे बात करता था, अपने आप से नहीं। अगर वे उसके पास आते या कोई अचानक हरकत करते, तो वह सिकुड़ जाता और झिझक जाता, और वह उनके योगिनी लबादों को छूने से बचता। लेकिन वह मिलनसार था और वास्तव में खुश करने के लिए दयनीय रूप से उत्सुक था। अगर कोई मजाक करता, या यहाँ तक कि अगर फ्रोडो उससे प्यार से बात करता, तो वह हंसता और उछलता, और अगर फ्रोडो उसे डांटता, तो वह रोता। सैम ने उससे किसी भी तरह की बात कम ही कही। वो उस पर पहले से कहीं ज्यादा शक करता था, और अगर संभव हो तो नए गोलम, स्मजागोल को पुराने से कम पसंद करता था। ठीक है, गोलम, या जो भी हम तुम्हें बुलाएं, उसने कहा। अब शुरू करो। चांद चला गया है, और रात जा रही है। बेहतर होगा कि हम शुरू करें। हाँ, हाँ, गोलम ने उछलते हुए सहमति जताई। हम चलते हैं। उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच सिर्फ एक ही रास्ता है। मैंने इसे पा लिया, मैंने पा लिया। और इसका इस्तेमाल मत करो, ओर्क्स को यह नहीं पता। ओर्क्स दलदल को पार नहीं करते, वे मीलों मील तक चक्कर लगाते हैं। बहुत किस्मत वाले हो तुम इस तरफ आए। बहुत किस्मत वाले हो तुमको स्मजागोल मिला। हाँ, स्मजागोल का अनुसरण करो। वो कुछ कदम दूर चला गया और पीछे मुड़कर पूछताछ भरी निगाहों से देखा, जैसे कोई कुत्ता उन्हें सैर के लिए आमंत्रित कर रहा हो। थोड़ा रुको, गोलम, सैम चिल्लाया। अब बहुत आगे नहीं। मैं तुम्हारी पूंछ पर हूँ, और मेरे पास रस्सी भी है। नहीं, नहीं, गोलम ने कहा। स्मजागोल ने वादा किया था। रात के गहरे अंधेरे में, साफ तारों की रोशनी में वे चल पड़े। गोलम ने उन्हें कुछ देर के लिए उत्तर की ओर वापस ले गया, जिस रास्ते से वे आए थे। फिर वह हेमिन मुल के खड़ी किनारे से दाईं ओर झुका, टूटी हुई पथरीली ढलानों से नीचे विशाल दलदल की ओर। वे तेजी से और धीरे धीरे अंधेरे में लुप्त हो गए। मोडोर के द्वारों से पहले बर्बादी के सभी लीगों में एक काला सन्नाटा था।